हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज से मैं 12th क्लास हिंदी मीडियम मैथमेटिक्स की सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं, जिसमें मैं आपको बारी बारी से एक्सरसाइज वाइज और टॉपिक वाइज वीडियो के माध्यम से मैं आपको यहां पर पढ़ाऊंगा और इसके साथ में ही मैं आपको प्रत्येक एक्सरसाइज का सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। तो आज हम चैप्टर 1 संबंध एवं फलन का लेक्चर 1 देखेंगे। यह लेक्चर देखने के बाद आप एक्सरसाइज 1.1 करने योग्य हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, आज का हमारा विषय सूची है कि क्लास 11th का चैप्टर 1 और चैप्टर 2 आपको रिवीजन कर लेना है। इससे आपको चैप्टर 1 संबंध एवं फलन में बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलेगी। फिर हम देखेंगे संबंध की परिभाषा क्या होती है, फिर हम सीखेंगे कि संबंध कितने प्रकार के होते हैं और हम प्रत्येक संबंध का हम उनके उदाहरण के साथ भी उसको सीखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि संबंध की परिभाषा क्या होती है। तो संबंध की परिभाषा होती है कि संबंध R अरिक्त समुच्चय x और y का कार्तीय गुणन का उपसमुच्चय होता है। तो आपके यहाँ पर एक या एक से ज्यादा आपके पास समुच्चय रहना चाहिए। ओके, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि आपके पास जो भी समुच्चय x और y हैं वो दोनों के दोनों कैसे रहने चाहिए, अरिक्त होने चाहिए, मतलब उनमें एक ना एक सदस्य होना चाहिए। अब आपको यहाँ पर डाउट हो सकता है कि कार्तीय गुणन क्या होता है। तो चलिए पहले मैं यही बता देता हूँ कि कार्तीय गुणन क्या होता है। तो कार्तीय गुणन निकालने के लिए आपके पास दो समुच्चय होना चाहिए। ठीक है, तो पहला समुच्चय हम मान लेते हैं कि हमारे पास a बराबर 1, 2, 3 है। यह हमारा क्या है, पहला समुच्चय है। ठीक है, और समुच्चय को हम सेट भी बोलते हैं, तो कभी कभी मैं समुच्चय को सेट भी बोल सकता हूँ। फिर आपके पास दूसरा समुच्चय b कितना है, मान लो कि उसमें सदस्य कितने हैं, 2 हैं, a, b, और a वाले समुच्चय में आपके सदस्य कितने हैं, 3 हैं। तो अगर आप a और b का कार्तीय गुणन निकालेंगे तो कार्तीय गुणन को आप इस तरीके से लिखते हैं a क्रॉस b। तो a क्रॉस b, फिर आप यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं। अब कार्तीय गुणन निकालने के लिए आप क्या करते हैं, मैं इसको यहाँ पे नहीं लिखता हूँ, मैं इसको नीचे लिखता हूँ क्योंकि ये बहुत ज्यादा जगह लेगा। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, जो आपका, क्योंकि आपने a क्रॉस b निकाला है, मतलब आपने a से स्टार्ट किया है b तक, तो आप पहले क्या करेंगे, जो आपका समुच्चय a है उसका आप पहला सदस्य लेंगे। तो यहाँ पर छोटा ब्रैकेट लगाएंगे, फिर पहला सदस्य लेके तो b वाले समुच्चय का भी आप पहला सदस्य लेंगे, फिर कोमा लगाकर यहाँ पर आप लिख देंगे 1, b, ऐसे ही फिर यहाँ पर आप कोमा लगाएंगे। फिर आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर समुच्चय a के जब तक पहले सदस्य के साथ लिखते रहेंगे जब तक आपका समुच्चय b में सदस्य खत्म ना हो जाए। ठीक है, तो 1, फिर क्या बचेगा, यहाँ पर b आ जाएगा। अब देखो समुच्चय b में आपके 1 के साथ सभी यहाँ पर आप लिख चुके हैं जितने भी समुच्चय b में सदस्य हैं। ऐसे ही आप क्या करेंगे, 2 के साथ समुच्चय b में जितने भी सदस्य हैं आप उनको सबको यहाँ पर लिखेंगे, तो कोमा लगाएंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर 2 को आप a के साथ लिखेंगे, फिर 2 को आप b के साथ लिखेंगे। ओके, फिर आप क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पर जो समुच्चय a में आपका 2 सदस्य है वो आप समुच्चय b में सभी सदस्य के साथ लिख चुके हैं, तो आपका बचा कौन सा, 3 के साथ। तो आप क्या करेंगे, 3, फिर आप किसके साथ लिखेंगे, a के साथ लिखेंगे, फिर आप यहाँ पर कोमा लगाएंगे, फिर आप क्या करेंगे, 3 को आप b के साथ लिख देंगे। बस यही आपका क्या है, a क्रॉस b कार्तीय गुणन है a और b का। ऐसे ही अगर b क्रॉस a निकाला जाए तो आप क्या करेंगे, तो आप जस्ट इसका उल्टा लिखने की कोशिश करेंगे, मतलब a को आप पहले 1 के साथ लिखेंगे, फिर a को आप 2 के साथ लिखेंगे, फिर a को आप 3 के साथ लिखेंगे, फिर ऐसे ही b को आप 1 के साथ लिखेंगे, फिर b को आप 2 के साथ लिखेंगे, फिर b को आप 3 के साथ लिखेंगे, जैसे मैंने उल्टा। अब आपको यहाँ पर सीधा उल्टा करना है। ठीक है, b क्रॉस a निकालने के लिए a क्रॉस b और b क्रॉस a कभी भी बराबर नहीं हो सकते, ये आपको ध्यान देना है। b क्रॉस a का आपको आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। ओके, मैंने यहाँ पर आपको करना तो बता ही दिया है। ठीक इसी तरह यहाँ पर आपके a और b दोनों समुच्चय कैसे थे, अलग अलग थे, लेकिन अगर आपको सेम समुच्चय पर ही आपको कार्तीय गुणन निकालना है, माना कि आपके पास a अगर समुच्चय ये होता a, b, c, तब आपको a क्रॉस a निकालना है, मतलब कि यहाँ पर आपको सेम ही समुच्चय का कार्तीय गुणन निकालना है। तब आप क्या करेंगे, एक यहाँ पर सेम जो आपका समुच्चय वो आप क्या करेंगे, यहाँ पर दोबारा लिख लेंगे, जिससे आपको थोड़ी बहुत इसका कार्तीय गुणन निकालने में सहायता मिलेगी। फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पर a और a क्या सेम समुच्चय है, तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, a क्रॉस a लिखा। यह आपको निकालने के लिए क्या करना है, सेम आप a को क्या करेंगे, a के साथ लिखेंगे, फिर a को क्या करेंगे, b के साथ लिखेंगे, फिर आप क्या करेंगे, a को c के साथ लेंगे। ठीक इसी तरह आपको करना है, मतलब कि a को आप a के साथ लिख दिया, फिर यहाँ से तो आपको a ही रहने देना, फिर आप क्या करेंगे, इसमें b के साथ लिखेंगे, a को
सी के साथ लिखेंगे। ऐसे क्या करेंगे, अब आप यहाँ पर जो बी सदस्य है आप इसको लिखने की कोशिश करेंगे, बी कोमा ए, ओके, फिर बी कोमा बी, फिर बी कोमा तो बी कोमा सी। यहाँ तक आप जो आपका समुच्चय ए है उसमें आप बी तक लिख चुके हैं। फिर आप क्या करेंगे, सदस्य सी को उठाएंगे, जब सी को क्या करेंगे फिर आप ए के साथ लिखेंगे, फिर सी को आप बी के साथ लिखेंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, आप सी को सी के साथ लिखेंगे। तो बस ए क्रॉस ए का मतलब कि जब सेम समुच्चय है तब आपको कार्तीय गुणन उसका निकालना है, तो आप उसको ए क्रॉस ए लिखेंगे और उसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं। आपको यहाँ पर सेम समुच्चय को 2 बार लिख देना, वैसे आपको ठीक उसी तरह करना है। ओके, मुझे आशा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक आप कार्तीय गुणन की परिभाषा सीख चुके हैं, मतलब कि आप कार्तीय गुणन कैसे निकाल सकते हैं। ओके, तो चलिए अब हम संबंध के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। तो माना कि आपका जो आर है एक संबंध है, वो इस तरीके से भी हो सकता है। माना कि ए कोमा बी आपके 2 सदस्य हैं, वो आपके बिलोंग करते होंगे किससे, ए क्रॉस बी से। जो आपका ए कोमा बी है वो बिलोंग करता होगा ए क्रॉस बी से। और ए कोमा बी आप किस तरीके से लिख पाए, किसी ना किसी आप संबंध के आधार पर लिख पाए। तो माना कि ए और बी है, उनमें कोई संबंध है कि ए बी का भाई है, और आपका जो ए है वो बिलोंग करता होगा समुच्चय ए से, और जो आपका बी है वो बिलोंग करता होगा समुच्चय बी से। यह भी लिखना क्या है, कोमा के बाद बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर ए कोमा बी लिखा है तो इसका मतलब ए क्रॉस बी आपने लिखा है। तो ए क्रॉस बी मतलब कि जो आपका ए होगा वो समुच्चय ए से बिलोंग करता होगा, जो आपका बी होगा वो समुच्चय बी से बिलोंग करता होगा। यह आपको ध्यान देना है। ऐसे क्या है, यह तो एक उदाहरण हो गया। माना कि दूसरा उदाहरण इस तरीके से भी हो सकता है कि x कोमा बाई बिलोंग्स टू x क्रॉस बाई। ये क्या है, कार्तीय गुणन है, और आप किस संबंध के आधार पर लिख पाए। जो मैंने यहाँ पर लिखा था ए कोमा बी, ये क्या है, एक संबंध है। इस संबंध के आधार पर आप ए कोमा बी यहाँ पर लिख पाए हो। तो ऐसे ही आप लिख सकते हैं कि x की आयु या फिर उम्र, x की आयु y से अधिक है। ये क्या है, संबंध है एक। इस संबंध के आधार पर आप x कोमा y लिख पाए हो, और जो आपका x है वो बिलोंग करता होगा किससे, बड़े x से, और जो आपका स्मॉल y है वो बिलोंग करता होगा किससे, y से। x और y आपके क्या है, 2 समुच्चय हैं। तो चलिए अब हम यहाँ पर तीसरा उदाहरण देख लेते हैं। तीसरा उदाहरण एक बहुत अच्छा उदाहरण है, यह आपको ध्यान देना है इसमें, ठीक है। तो मान लो कि इसमें आपके 2 समुच्चय हैं, a जिसमें आपके सदस्य हैं 3, a कोमा b कोमा c। ऐसे ही आपका समुच्चय क्या है, b है, जिसमें आपके सदस्य हैं अलीसा, भानु, बबीता और चंदू, और यहाँ पर आपका 5वां सदस्य है दिव्यांशी। ये आपके क्या हो गए, 2 समुच्चय हो गए। और आपका जो संबंध है आर है वो किस प्रकार परिभाषित किया गया है कि x कोमा बाई, जो यहाँ पर आपके एलिमेंट होंगे x कोमा बाई, वो किस संबंध पर परिभाषित किए गए हैं कि x कोमा नाम बाई का प्रथम अक्षर है। ओके, और जो आपका x है वो किससे बिलोंग कर रहा होगा, वो बिलोंग कर रहा होगा a से, और जो आपका बाई है वो समुच्चय बी से बिलोंग कर रहा होगा, मतलब कि दूसरे समुच्चय से। तो बाई बिलोंग्स टू बी। आपका जो संबंध है वो इस तरीके से परिभाषित किया गया है। तो आप इस संबंध के आधार पर आपको आर निकालना है। ओके, तो आर आप किस तरीके से निकालेंगे, आर बराबर क्या होगा आपका, बताओ कि x कोमा बाई, x नाम है वो बाई का प्रथम अक्षर है। तो x पहले आप x है वो किससे बिलोंग कर रहा है, a से है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर a लेंगे यहाँ से, और आप देखेंगे कि जो a है, क्योंकि x यहाँ पर क्या है, a है, क्योंकि यहाँ पर आपने लिखा है। तो x नाम बाई का प्रथम अक्षर है, तो आप a को आप इससे मैच करने की कोशिश करेंगे। तो पहले आप क्या करेंगे, a को a के साथ लिखेंगे, अलीसा के साथ, लेकिन अलीसा होना चाहिए वो a का प्रथम अक्षर होना चाहिए। तो आप देखो a यहाँ पर है और a यहाँ पर भी है, तो इसका मतलब ये इसका प्रथम अक्षर है। तो आप क्या करेंगे, ए को अलीसा के साथ लिख देंगे। फिर आप क्या करेंगे, जब उसका कार्तीय गुणन निकालते थे तो आप क्या करते थे, ए को बी के भी साथ लिखते थे, मतलब भानु के साथ भी लिखते थे, बबीता के साथ लिखते थे, लेकिन वहां पर क्या था, वो आपने कार्तीय गुणन निकालना था। यहाँ पर क्या, आपको इस संबंध के आधार पर आपको आर निकालना है। ओके, लेकिन ए को जब आप भानु के साथ लिखेंगे तो इस संबंध के आधार पर तो ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, वी लेटर है और यहाँ पर क्या है, ए है। तो आप ए को भानु के साथ नहीं लिख सकते। ऐसे ही आप ए को बबीता के साथ भी नहीं लिख सकते, ए को चंदू के साथ नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ पर सी है। ऐसे ही आप दिव्यांशी के साथ भी नहीं लिख सकते। अब आप क्या करेंगे, आप ए को सिर्फ आप अलीसा के ही साथ लिख सकते हैं। ऐसे ही आप क्या करेंगे, बी को लिखने की कोशिश करेंगे, तो बी को आप किसके साथ लिखेंगे, अलीसा के साथ लिखेंगे। लिखना चाहेंगे लेकिन नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि जो यहाँ पर लेटर वी है लेकिन यहाँ पर क्या है, ए है, मतलब कि बी को आप अलीसा के साथ नहीं लिख पाएंगे। बी को जब आप भानु के साथ लिखना चाहेंगे तो लिख पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर भी बी है और यहाँ पर भी बी है। तो आप क्या करो, यहाँ पर भानु लिख दो। ओके, कोमा यहाँ पर जरूर लगाएंगे आप। और ऐसे आप बी को
बबीता के साथ लिख देंगे क्योंकि यहाँ पर भी बी है, तो बी से बबीता। ऐसे ही आप बी को चंदू के साथ लिखना चाहेंगे, नहीं लिख पाएंगे। ऐसे आप बी को दिव्यांशी के साथ लिखना चाहेंगे, नहीं लिख पाएंगे। ओके, अलीशा के साथ लिखना चाहेंगे, नहीं लिख पाएंगे क्योंकि यहाँ पर ए है। भानु के साथ लिखना चाहेंगे, नहीं लिख पाएंगे क्योंकि बी है। बबीता के साथ लिखना चाहेंगे, नहीं लिख पाएंगे क्योंकि बी है। ऐसे आप चंदू के साथ लिखना चाहेंगे तो लिख पाएंगे क्योंकि सी वहां पर भी है, सी यहाँ पर भी है। पहला अक्षर होना चाहिए, पहला अक्षर आपका मैच करना चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, चंदू भी लिख देंगे। ऐसे आप सी को दिव्यांशी के साथ लिखना चाहेंगे, नहीं लिख पाएंगे क्योंकि यहाँ पर क्या है, पहला अक्षर डी है, यहाँ पर क्या है, पहला अक्षर सी है। ओके, अब जो आपका आर आया है यही क्या है, आपका एक प्रकार का ये क्या है, एक समुच्चय है। ओके, यही आपका संबंध कहलाता है जब आपने इस संबंध के आधार पर आपने ये संबंध निकाला है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं कि कुछ इंपोर्टेंट नोट है वो मैं आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करता हूँ। इंपोर्टेंट नोट आपका ये है यहाँ पर कि यदि ए बी बिलोंग्स टू आर है, मतलब जो यहाँ पर लिखते हैं ना एक्स कोमा बाई, चाहे ए बी लिखो, वो आर को बिलोंग करता है। मतलब आर क्या है, संबंध है। जिस संबंध के आधार पर, संबंध यहाँ पर क्या था, एक्स नाम बाई का प्रथम अक्षर, ये संबंध था एक, उस पे आधार पर ये इससे बिलोंग कर रहा होगा। हाँ भाई कर रहा होगा। तो हम कहते हैं कि संबंध आर के अंतर्गत ए बी से संबंधित है। देखो मैंने यहाँ पे लिखा था ना कि जो संबंध ये है वो ए बी से ऐसे संबंधित था ना, एक्स नाम बाई का प्रथम अक्षर है, तो वही मैं यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आर के अंतर्गत आपका ए बी से संबंधित है और होना चाहिए, क्योंकि जो संबंध ये लिखा था इसी के संबंध पर ये आप इनको सदस्य बोल सकते हो, जो आपने यहाँ पर छोटे ब्रैकेट में लिखा हुआ है। ओके, और हम कहते हैं कि ए आर बी भी लिख सकते हैं इसको, जो आप ए बी से संबंधित है उसको आप ए आर बी भी लिख सकते हैं जो। ओके, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे आपने समुच्चय को निरूपित करने के तरीके देखे होंगे जब आप क्लास 11th में समुच्चय चैप्टर पढ़ रहे होंगे, ठीक उसी तरह आप संबंध को भी दो तरीके से लिख सकते हैं। जो पहला तरीका होता है उसको लिखते हैं हम रोस्टर रूप, और जो दूसरा तरीका होता है उसको बोलते हैं हम समुच्चय निर्माण रूप। तो पहला तरीका आपका क्या था, रोस्टर रूप, मतलब रोस्टर मेथड आप इंग्लिश में बोलेंगे। तो रोस्टर मेथड क्या होता था कि आपने जो आर अभी जो आपने लिखा था ना, ए कोमा अलीशा लिखा था, और बी कोमा बबीता और सी कोमा चंदू, इस तरीके से कुछ आपको इस तरीके से अगर आपने लिख दिया है, ए कोमा बी जो छोटे ब्रैकेट में लिखा है ना, ये एक सदस्य कहलाता है पूरा। ओके, अगर आपने समुच्चय में सारे सदस्य लिख दिए तो वो कौन सा रूप कहलाता है, वो कहलाता है रोस्टर रूप। ठीक है, अब दूसरा मेथड था कि समुच्चय निर्माण रूप, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में आप क्या लिखते थे, कोई ना कोई संबंध लिख देते थे। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर ये अभी पीछे दिखाता हूँ कि यहाँ पर ये क्या है, जो मैंने ये लिख रखा है, ये कौन सा फॉर्म है, ये समुच्चय निर्माण रूप है। तो ठीक इसी तरह आप समुच्चय निर्माण रूप, जो मैंने वहां पर लिखा था ना, एक्स नाम बाई का प्रथम अक्षर है, यही होता है समुच्चय निर्माण रूप। तो समुच्चय निर्माण रूप का अगर हम दूसरा उदाहरण कोई देखना चाहे तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि आर कुछ क्या है, एक्स कोमा बाई है, और किस संबंध पे है, एक्स बराबर 4y - 3, कुछ भी होगा, इस तरीके से लिख सकते हो। जो आपका एक्स है वो क्या है, बिलोंग्स टू ए है, जो बाई है वो समुच्चय बी से बिलोंग करता है। इसमें आपने क्या किया, सभी सदस्यों को नहीं लिखा है संबंध आर में, आपने यहाँ पर कोई संबंध लिख दिया है कि एक्स और वाई कुछ इस तरीके से संबंधित है। जब आप उसमें सभी सदस्य लिख देते हैं तो आप उसको बोलते हैं रोस्टर रूप। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि संबंध कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला आपका संबंध है रिक्त संबंध, मतलब कि एम्प्टी रिलेशन, जिसमें संबंध में आपका कोई भी सदस्य नहीं होगा। ओके, इसकी परिभाषा है कि समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर एक रिक्त संबंध कहलाता है यदि ए का कोई भी अवयव, अवयव मतलब सदस्य, ओके, ए के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है, अर्थात आर बराबर 5, मतलब आर में आपका एक भी सदस्य नहीं है, जो आप छोटे ब्रैकेट में कोमा लगाकर लिखते थे। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि डेफिनेशन से आपको ये थोड़ा बहुत समझ में नहीं आ रहा होगा, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आपको एक उदाहरण देने की कोशिश करता हूँ। तो उदाहरण आपका यह है कि जो आपका समुच्चय ए है वो कुछ इस तरीके से है। जो समुच्चय है, देखो मैं यहाँ पर ये कौन से समुच्चय निर्माण रूप में लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। एक्स किस तरीके से होगा कि 100 मुर्गियां हैं, किसमें, मुर्गी फार्म में। ओके, और जो आपका संबंध आर है वो किस तरीके से परिभाषित किया गया है कि एक्स कोमा बाई, जो आपका एक्स कोमा बाई है वो किस तरीके से लिखा गया है कि जो बाई है, वाई एक हाथी है मुर्गी फार्म में। ओके, और जो आपका एक्स होगा वो भी बिलोंग्स टू ए होगा, जो आपका बाई होगा वो भी क्या होगा, बिलोंग्स टू ए होगा। अब आप क्या करेंगे, इस संबंध के आधार पर आप आर निकालने की कोशिश करेंगे। बाई एक हाथी है, एक्स तो क्या होगा, मुर्गी ही होगा, क्योंकि एक्स बिलोंग्स टू ए है और बाई भी बिलोंग्स टू ए है। तो आप देखो जो बाई है, बाई एक हाथी है मुर्गी फार्म में, और यहाँ पर जो बाई बिलोंग्स टू ए है, इसका मतलब समुच्चय ए में
में आप देखो कहीं आपको हाथी मिलेगा, क्योंकि जो x है वो 100 मुर्गियां हैं आपकी किसमें, मुर्गी फार्म में, तो उसमें हाथी हो ही नहीं सकता। मतलब कि जो आपने x, y कभी यहाँ पर आप लिख ही नहीं सकते। मतलब कि इसमें क्या है, सदस्यों की संख्या कितनी है, 0 है। मतलब कि यहाँ पर क्या है, 5 है, क्योंकि देखो ना इस संबंध के आधार पर आप इसको कभी भी लिख ही नहीं सकते हैं। तो r बराबर आपका क्या है यहाँ पर, सीधा मतलब r में कोई सदस्य नहीं है, तो इसका मतलब r बराबर 5 है। ओके, तो R में आपका कोई भी सदस्य नहीं है, तो इसी को आप कहते हैं कि एम्प्टी रिलेशन, रिक्त संबंध। तो चलिए हम इसका एक और उदाहरण देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपका दूसरा उदाहरण है कि आपका जो समुच्चय A है उसमें कुछ इस तरीके से एलिमेंट ले लो 1, 3, 5, और जो आपका समुच्चय V है उसमें आप कुछ इस तरीके से एलिमेंट ले लो कि 2, 4, 6। एलिमेंट का मतलब सदस्य। ओके, जो आपका संबंध R है वो कुछ इस तरीके से परिभाषित है कि x, y, जहां पर x और y दोनों ही सम संख्याएं हैं। ओके, और जो आपका x है वो आपके बिलोंग कर रहा होगा A से, और जो आपका y है वो बिलोंग कर रहा होगा किससे, B से। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे कि संबंध R के आधार पर आपको यहाँ पर R में सदस्य निकालना है। अगर R में आप सदस्य निकालते समय अगर आपके सदस्य 0 आ रहे हैं तो आप बोल पाएंगे कि R क्या है, एक रिक्त संबंध है, अन्यथा वो रिक्त संबंध तो नहीं है। तो R आपका यहाँ पर किस तरीके से परिभाषित किया गया कि x और y दोनों ही सम है, तो x आपका बिलोंग कर रहा है A से, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि समुच्चय A में एक भी सदस्य क्या है, सम नहीं है। तो इसका मतलब आप x और y कभी भी लिख ही नहीं पाएंगे। मतलब कि आपका R बराबर क्या है, 5 है। ओके, क्योंकि आप इसमें एक भी सदस्य नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि x, y दोनों के दोनों ही आपके कैसे रहने चाहिए, सम रहने चाहिए। क्योंकि समुच्चय A में तो एक भी नंबर सम नहीं है, तो आप इसको कभी भी आप इसमें इस संबंध के आधार पर आप R में एक भी सदस्य नहीं लिख पाएंगे। तो इसका मतलब है R बराबर 5। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा आपका संबंध है सार्वत्रिक संबंध, मतलब यूनिवर्सल रिलेशन। ओके, तो इसकी परिभाषा क्या है कि समुच्चय A पर परिभाषित संबंध R एक सार्वत्रिक संबंध कहलाता है यदि A का प्रत्येक अवयव A के सभी अवयवों से संबंधित है, अर्थात R बराबर A क्रॉस A। मतलब A क्रॉस A क्या है यहाँ पर, कार्तीय गुणन। तो कार्तीय गुणन जो आपका संबंध है वो कार्तीय गुणन के बराबर होना चाहिए। ओके, तो आपको इस परिभाषा से उतना बढ़िया समझ में नहीं आ रहा होगा। मैं यहाँ पर क्या करूंगा, आपको उदाहरण से समझाने की कोशिश करूंगा। तो अभी हम आगे चल के उदाहरण करेंगे। तो पहले मैं एक इंपोर्टेंट नोट्स है वो मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ कि रिक्त संबंध और सार्वत्रिक संबंध को आप ट्रिवियल रिलेशन मतलब तुच्छ संबंध भी कहते हैं। ठीक है, ये आपका क्या है ना, जो MCQ वगैरह क्वेश्चन आते हैं उसमें आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, तो चलिए अब हम उदाहरण कर लेते हैं। तो उदाहरण से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। मान लीजिए कि किसी छात्राओं के स्कूल में A एक सभी छात्राओं का समुच्चय है, तो सिद्ध कीजिए कि R बराबर AB इस तरीके से आपका परिभाषित है कि A तथा B की ऊंचाई का अंतर 3 मीटर से कम है। यह ध्यान देना, 3 मीटर, समझ रहे हो ना आप, यह एक सार्वत्रिक संबंध है। तो आप मुझे यहाँ पर ये बताओ कि R बराबर, जब आप कोई भी यहाँ पर दो सदस्य लिखेंगे A, B, ठीक है, तो हमेशा छात्राओं की ऊंचाई का जो अंतर होगा वो हमेशा 3 मीटर से तो कम ही होगा, क्योंकि जनरली जो हमारी लंबाई होती है वो क्या होती है, तो माना कि वो 1.5 मीटर की होगी, या फिर मैक्स टू मैक्स कितना हो सकता है, 1.9 मीटर। बहुत बोल दिया 1.9, छात्राएं मुश्किल से 1.7 मीटर, 1.5 मीटर इस तरीके से होंगी। तो माना कि स्टार्टिंग फ्रॉम 1.3 मीटर से लड़कियां अगर स्टार्ट है, माने बहुत छोटी लड़की है तो 1.3 मीटर की होगी, और ज्यादा से ज्यादा बड़ी है तो वो कहां तक जा सकती है, 1.8। ये रेयर केस में होता है 1.8 मीटर की लड़कियां। तो इनका जो अंतर होगा हमेशा क्या होगा, वो 3 मीटर से तो हमेशा कम ही होगा। तो मतलब कि आप यहाँ पर जितनी भी छात्राएं हो, माना कि 50 है, अगर 100 छात्राएं हैं किसी भी स्कूल में, तो आप उनमें से कोई भी 2 छात्राएं लेंगे, उनका हमेशा अंतर होगा वो हमेशा 3 मीटर से तो कम ही होगा। मतलब यहाँ पर ये हुआ कि आप जो भी समुच्चय A है उसका A क्रॉस A निकालेंगे, मतलब कार्तीय गुणन निकालेंगे, तो वो सारे के सारे सदस्य इसमें होंगे। तो R बराबर एक सार्वत्रिक संबंध है, मतलब कि सभी सदस्यों को रखता है A क्रॉस A के। ओके, मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। यहाँ पर आपको सॉल्व करके नहीं बताना है, इस तरीके क्वेश्चन आपको भाषा लिख के बताना है। चलिए इसका हम दूसरा एग्जाम्पल कर लेते हैं। समुच्चय A बराबर जयपुर, पटना, लखनऊ है, तो सिद्ध कीजिए कि R एक संबंध है, वो इस तरीके से परिभाषित है कि A, B, A तथा B दोनों ही राजधानी है, और A, B बिलोंग्स टू A है, मतलब कि A और B दोनों के दोनों घटक A से
बिलोंग करते हैं, तो यह एक सार्वत्रिक संबंध है। ओके, तो आपको पता होगा जो संबंध होता है वो क्या होता है, एक सबसेट होता है। किसका? ए क्रॉस ए का। सबसेट मतलब कि उपसमुच्चय। ये आपने परिभाषा में भी देखा था कि दोनों के दोनों जो भी एलिमेंट है वो ए से ही बिलोंग कर रहे हैं, तो इसलिए हमारा जो भी कार्तीय गुणन होगा वो ए क्रॉस ए पर होगा। तो आप यहाँ पर देखो कि जो आर है वो ए क्रॉस ए का उपसमुच्चय होता है। जब उपसमुच्चय होता है इसका मतलब कि जब आप यहाँ पर ए क्रॉस ए के एलिमेंट निकालेंगे तो आप देखेंगे कि जो भी यहाँ पर एलिमेंट आएंगे, क्योंकि आपने ए क्रॉस ए पे निकाला है, तो जयपुर, पटना, लखनऊ ये तीनों के तीनों क्या है, राज्य की राजधानी है। मतलब कि जब आप ए का ए क्रॉस ए मतलब कि कार्तीय गुणन निकालेंगे तो आप यहाँ पर जो दोनों के दोनों जो एलिमेंट होंगे वो हमेशा हमेशा क्या होंगे, दोनों के दोनों ही राजधानी होंगे। होंगे कि नहीं होंगे? तो आप निकाल के देख लेना। जयपुर का एक बार आप जयपुर के साथ लिखेंगे, फिर जयपुर को पटना के साथ लिखेंगे, फिर जयपुर को लखनऊ के साथ लिखेंगे। ऐसे ही आप फिर पटना को जयपुर के साथ लिखेंगे, पटना को पटना के साथ लिखेंगे, पटना को लखनऊ के साथ लिखेंगे। ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना है। ओके, ये आपका मेरी तरफ से एक होमवर्क है छोटा सा। फिर आप लखनऊ को जयपुर के साथ लिखेंगे, लखनऊ को पटना के साथ लिखेंगे, फिर आप लखनऊ को लखनऊ के साथ लिखेंगे। तो दोनों की दोनों क्या है, दोनों की दोनों ही राजधानी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो सार्वत्रिक संबंध है वो यहाँ पर जब दोनों की दोनों राजधानी है, मतलब कि आप हमेशा जो संबंध है वो ए क्रॉस ए के सभी एलिमेंट को रख रहा होगा। जब रख रहा होगा सारे सदस्यों को, तो इसका मतलब है यह है कि यह एक क्या है, सार्वत्रिक संबंध है। क्या? ए क्रॉस ए पर मतलब कार्तीय गुणन पर जो आर हमारा संबंध आ रहा है, इस संबंध के आधार पर ए तथा बी दोनों ही राजधानी है, तो हमारा यह एक क्या बन गया, सार्वत्रिक संबंध बन गया है। आपको ठीक है, जो भाषा मैंने यहाँ पर बोली है वो भाषा आपको यूज करके यहाँ पर आपको लिखना है। इस तरीके उदाहरण आपको सिर्फ भाषा में लिखकर बताना है। यहाँ पर आपका तीसरा संबंध है स्वतुल्य संबंध, मतलब इंग्लिश में इसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो इसकी परिभाषा है कि समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर स्वतुल्य संबंध कहलाता है यदि प्रत्येक ए के लिए ए, मतलब ए यहाँ पर आपका क्या है, समुच्चय, जैसा यहाँ पर ये बोला गया, और ए क्या है, उसमें एक सदस्य है। ए आपका ए से बिलोंग करता होगा, उसके लिए ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर, मतलब जो भी आपका आर संबंध दिया जाएगा उस संबंध के आधार पर आपका ए कोमा ए संबंध से बिलोंग करना चाहिए, यह मतलब है। ओके, आपको यह मैं एक उदाहरण के साथ समझाने की कोशिश करता हूँ। तो उदाहरण हम यहाँ पर लेते हैं। माना कि आपके पास एक समुच्चय है ए जिसमें आपके एलिमेंट है ए बी सी। ओके, अब आपका संबंध आर कुछ इस तरीके से होगा कि आपका ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। मतलब कि जो आपका आर है उसमें आपके सदस्य कौन से होने चाहिए, ए कोमा ए और बी कोमा बी और सी कोमा सी। ओके, मतलब कि आप यहाँ पर ए में कोई भी सदस्य लेंगे तो उसका खुद में संबंध होना चाहिए। देखो मैंने यहाँ पर लिखा ए में, फिर ये एलिमेंट तो हो गया, फिर दूसरा एलिमेंट मतलब सदस्य, ठीक है। तो बी दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ भी संबंध रख रहा है, तीसरा एलिमेंट तीसरे एलिमेंट के साथ भी संबंध रख रहा है। जो आर आपका आया है वो एक स्वतुल्य संबंध कहलाएगा, क्योंकि आपका प्रत्येक सदस्य अपने आप में संबंध रख रहा है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आपका यहाँ पर चौथा संबंध क्या है, सममित संबंध, इंग्लिश में इसको बोलते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। तो इसकी परिभाषा है समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर सममित संबंध कहलाएगा। कब? जब A1, A2 मतलब कि आपके दो सदस्य अगर A से बिलोंग कर रहे हैं, उसके लिए A1, A2 बिलोंग्स टू R, जो आपका R संबंध है उससे संबंधित होने चाहिए, मतलब उससे वो बिलोंग करना चाहिए। तब आपका A2, A1 भी R से बिलोंग करना चाहिए। अगर ये है A1, A2 मतलब पहला सदस्य या फिर दूसरा सदस्य, मतलब कि कोई से भी दो सदस्य अगर आप ले रहे हैं, अगर वो R से संबंधित हैं तो उनका उल्टा, मतलब देखो यहाँ पर A1, A2 था, तो आपका यहाँ पर A2, A1 भी R से संबंधित होना चाहिए, तब आपका संबंध होगा वो आपका सममित संबंध कहलाएगा। तो मैं यहाँ पर आपको उदाहरण से समझाता हूँ कि आपके पास एक समुच्चय है A जिसमें आपके माना कि 3 सदस्य हैं 1, 2, 3। ओके, अब R अगर यहाँ पर आप माना कि 1, 1 और माना कि 1, 2, ठीक है, आपने क्या किया यहाँ पर देखो 1, 1 चाहे लिखो चाहे 1, 1 उल्टा भी लिखो तब भी यही आएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने 1, 2 अगर एक बार लिख दिया है, अगर यह रिलेशन सममित होगा तो आपको यहाँ पर 2, 1 भी लिखना पड़ेगा। मतलब कि आर संबंध कुछ इस तरीके से परिभाषित किया जाएगा, वहां पर बोला जाएगा, वो मैं अभी एग्जाम्पल करके आपको बताऊंगा आगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ये बिल्कुल साधारण सा एग्जाम्पल लेके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो 1, 2 आपने लिया है तो आपका उस संबंध के आधार पर आपका 2, 1 भी उससे बिलोंग कर रहा होगा। मतलब कि अगर आपने
2,3 लिया है तो आपका यहाँ पर संबंध, तो आपके संबंध में 3,2 तभी आप बोल पाएंगे कि यह एक सममित संबंध है। ओके, 2,3 तो आपका यहाँ पर उल्टा वाला भी पद होना चाहिए 3,2। अभी हम ढेर सारे एग्जाम्पल करेंगे तब आपको वहां पर और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो पांचवा आपका संबंध क्या है? संक्रामक संबंध, मतलब ट्रांजिटिव रिलेशन। तो इसकी परिभाषा है कि समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध R संक्रामक संबंध कहलाता है यदि समस्त A1, A2, A3 आपने यहाँ पर क्या किया, कोई से 3 सदस्य लिए हैं, ठीक है, समुच्चय A में अगर A1, A2 संबंध R से संबंध रख रहा है तथा A2, A3 भी संबंध R से संबंध रख रहा है, तो इन दोनों से आपको मिलना चाहिए कि जो पहला पद यहाँ से A1 और A3 भी संबंध रखना चाहिए इससे R से, मतलब अगर A1, A2 संबंध R से रख रहा है, फिर A1, A2 है यहाँ पर देखो, फिर क्या है A2, A3, मतलब जो यहाँ पर दूसरा सदस्य था वो दूसरे वाले में पहला सदस्य बन जाएगा A2, A3। तो आपका यहाँ से जो पहला है A1, A3 भी आपस में संबंधित होना चाहिए, किसके आधार पर? संबंध R के आधार पर। ओके, अब मैं यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपके पास एक समुच्चय है जिसमें आपके सदस्य है A, B, C। अब आपका जो संबंध R है वो इस तरीके से परिभाषित किया जाएगा कि अगर यहाँ पर आपने A, B लिख लिया है, माना कि यहाँ पर एक सदस्य और है, कौन सा? D, फिर आप क्या करेंगे B, C लिखेंगे, क्योंकि A, B मतलब A1, A2 और A2, A3, मतलब कि यहाँ पर अगर माना कि 8-10 सदस्य हैं तो आप कोई से भी 3 चुनने पर, ठीक है, मैं यहाँ पर ये 3 ही 4 ही लिखे मैंने, इसलिए यहाँ पर ये मतलब क्रमागत ले लिए हैं, वैसे आप कोई से भी 3 चुन लें उनमें से। अगर A, B है, फिर अगर उसमें B, C लिखा हुआ है, तो अगर ये ट्रांजिटिव रिलेशन होगा तो उसमें कहीं ना कहीं इसका पहला और इसका तीसरा पद होगा, मतलब A, C भी उसमें होगा, तब आप बोल पाएंगे कि ये एक क्या है? ट्रांजिटिव रिलेशन है। ओके, यहाँ पर मैं आपको ना एक अच्छा सा एक और एग्जांपल लेके समझाता हूँ कि माना कि आपके पास एक दूसरा समुच्चय है जिसमें आपके कुछ एलिमेंट्स इस प्रकार हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, मतलब कि इसमें आपके कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? 7 है। तो आपका R संबंध कुछ इस तरीके से परिभाषित किया गया, माना कि आपने ये 3 सदस्य कोई से ले लिए, तीसरा ले लिया, 5वां ले लिया और 6वां ले लिया, ठीक है। तो अगर आपने यहाँ पर इस तरीके से लिखा है 3, 5, ओके, तो अगर आपने दूसरा सदस्य कुछ इस तरीके से लिख दिया 5, 6, तो यह संबंध ट्रांजिटिव होने के लिए ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसमें कौन सा आप सदस्य जोड़े तब आप ये ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाए। 3, 5 लिखा हुआ है, 5, 6 लिखा हुआ है, तो मुझे बताओ आपको क्या होना चाहिए अगले में? 3, 6 भी उसमें होना चाहिए, क्योंकि यहाँ का ये पहला और यहाँ का ये लास्ट वाला 3, 6 भी उसमें एक सदस्य होना चाहिए R संबंध में, तब आप बोल पाएंगे कि ये क्या है? ट्रांजिटिव रिलेशन है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अभी हम आगे चल के और ढेर सारे एग्जाम्पल करेंगे तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आपका जो 6वां संबंध है वो क्या है? तुल्यता संबंध है। ओके, तुल्यता संबंध को आप इंग्लिश में बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इसका मतलब यह है कि समुच्चय A पर परिभाषित संबंध R तुल्यता संबंध कहलाएगा यदि R स्वतुल्य, सममित और संक्रामक, मतलब कि जो आप अभी तीनों रिलेशन पढ़े थे वो तीनों के तीनों संबंध होना चाहिए, तब आप बोल पाएंगे कि जो आपका संबंध है वह एक तुल्यता संबंध है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। मैं यहाँ पर आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझाने की कोशिश करता हूँ कि आपके पास कोई A बराबर एक सेट है, सेट मतलब समुच्चय, जिसमें आपके सदस्य हैं 1, 2, 3, 4। ओके, आपके पास उसमें सदस्य कुल कितने हैं? 4 हैं। तो A पहले क्या होना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पर इक्विवेलेंस रिलेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो सबसे पहले वह संबंध एक क्या होना चाहिए? स्वतुल्य संबंध होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या होगा? R होगा। तो R में क्या क्या होना चाहिए? स्वतुल्य संबंध के लिए मैंने क्या बोला था कि प्रत्येक सदस्य अपने आप में संबंध रखना चाहिए, मतलब 1 है तो 1 का 1 के साथ संबंध होना चाहिए। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? 1, 1, फिर कोमा लगाएंगे यहाँ पर, फिर प्रत्येक सदस्य अपने आप में संबंध होना चाहिए, मतलब 2, 2 और 3, 3 और 4, 4। अब यहाँ तक जो आपका संबंध बना है वह एक स्वतुल्य संबंध हो चुका है, क्योंकि प्रत्येक सदस्य अपने आप में संबंध रख लिया है। देखो 1, 1, 2, 2, 3, 3 और 4, 4। ओके, ऐसे ही सममित संबंध होने के लिए क्या होना चाहिए कि अगर आप यहाँ पर कोई ऐसे दो एलिमेंट लिख रहे थे, माना कि 1, 2, ठीक है, जब आपने, क्योंकि यहाँ पर जो संबंध R है ना वो A क्रॉस A पर परिभाषित है, मतलब संबंध R है वो A पे ही परिभाषित है। मैंने यहाँ पर कोई दो समुच्चय नहीं लिए हैं, ऐसा भी हो सकता है कि दो समुच्चय हो सकते हैं, तो कोई दो समुच्चय नहीं लिए हैं, ऐसा भी हो सकता है कि दो समुच्चय हो सकते हैं। ओके, तो 1, 2 अगर आपने लिख दिया है तो यह संबंध सममित होने के लिए उसमें क्या होना चाहिए? उसमें 2, 1 भी होना चाहिए। ओके,
तो यहाँ तक आपका क्या है, सममित संबंध भी बन चुका है। मतलब आप यहाँ पर कोई से भी और एलिमेंट ऐड कर सकते हैं, लाइक कि 3,4 अगर आपने लिखा है तो इसमें 4,3 भी होना चाहिए। ठीक है, आप इसमें बहुत सारे ऐसे एलिमेंट ऐड कर सकते हैं, लेकिन आपको उसका उल्टा भी ऐड करना पड़ेगा, तब आप बोल पाएंगे कि यह एक क्या है, सममित संबंध है। तो अब तक यहाँ तक जो आपका संबंध आ रहा है वो क्या है, एक सुतुल्य बन चुका है, सममित बन चुका है। और संक्रामक संबंध के लिए यहाँ पर क्या होना चाहिए कि अगर आपने 1,2 लिखा है, फिर आपने 2,1 लिख दिया है, तो यहाँ पर देखो 1,1 पहले से ही है इधर, तो यहाँ तक भी आपका क्या है, ये संक्रामक संबंध बन चुका है। 3,4 लिखा है आपने, 4,3 लिखा है, आपका संक्रामक संबंध बनने के लिए 3,3 होना चाहिए, वो 3,3 यहाँ पर पहले से ही है, तो यहाँ तक आपका कोई फर्क नहीं पड़ा है। लेकिन अगर यहाँ पर आपने कुछ अगर इस तरीके से कोई दो एलिमेंट ले लिए, माना कि 1,3 और आपने ले लिया 3,2, तो यहाँ तक तो आपका संबंध अभी तक संक्रामक। अब देखो यहाँ पर 1,3 आपने लिखा है, 3,2 लिखा है, ओके, तो यह संबंध संक्रामक बनने के लिए आपको 1,2 होना चाहिए। तो आप देखो यहाँ पर 1,2 आपका यहाँ पर पहले से ही है, तो आपको यहाँ पर दोबारा लिखने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन अभी भी आपका यह संबंध सममित नहीं रहा है। पहले सममित था जब आपने यहाँ तक लिखा था, लेकिन आपने जैसे ये सदस्य लिख दिए दोनों, तब आपका संबंध सममित नहीं रहा है। कैसे नहीं रहा वो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि आपने 1,3 लिखा है, तो सममित संबंध होने के लिए यहाँ पर 3,1 भी होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर 3,1 ऐड कर देंगे। जैसे ही आपने 3,2 लिखा है, तो आपको यहाँ पर क्या होना चाहिए, 2,3 भी होना चाहिए इसमें। ठीक है, इसका उल्टा, तब ये संबंध क्या रहेगा, सममित रहेगा। तो अभी तक आपका संबंध सतुल्य भी हो चुका है, सममित भी हो चुका है और संक्रामक भी हो चुका है। मतलब कि अगर ये संबंध तीनों हो गया आर, तो आप इसको क्या बोलेंगे, यह एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो आपका पहला उदाहरण है कि सिद्ध कीजिए कि दो पासा एक साथ उछालने पर, आपके पास दो पासा है, ठीक है, माना कि यहाँ पर ये 6 है और दूसरा पासा है, माना कि यहाँ पर ये 1 है, तो आपने दोनों पासा एक साथ उछाल ले, ओके, तो प्राप्त संभावित परिणाम, मतलब जो आउटकम्स आता है वो एक तुल्यता संबंध है। यह आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो आप प्रूफ किस तरीके से करेंगे, जब आपने क्लास 11th में प्रायिकता मतलब प्रोबेबिलिटी जब आपने पढ़ी होगी, तब आपने वहां पर देखा होगा कि दो पासा एक साथ उछाले जाते हैं, तब उनके कुल आउटकम्स मतलब कि परिणाम क्या क्या होते हैं, ये कि या तो 1,1 हो सकता है, वहां पर 2 बना सकता है, 3 बना सकता है, 4 बना सकता है, 5 बना सकता है, 6 बना सकता है, 1,6 आ सकता है। मतलब कि कुल ये परिणाम कितने हैं, 36। जब आप दो पासा एक साथ उछालेंगे तब वहां पर 36 तरीके से आपके परिणाम आउटकम्स, परिणाम मतलब आउटकम्स आ सकते हैं। मतलब कि जो पासा शो होंगे वहां पर कहीं ना कहीं इन्हीं में से शो हो रहा होगा, उनके टॉप वाली पोजीशन पर पासा की। ठीक है, अगर एक पे 3 आ गया तो दूसरे पर 4 हो सकता है, दूसरे पर 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। इसी तरह आप वहां पर देख सकते हैं पासा उछाल के, तब आपको कहीं ना कहीं इन जो 36 आउटकम्स जो मैंने यहाँ पर लिखे हैं, इन्हीं में से कहीं ना कहीं शो हो रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया है कि यह संबंध कैसा है, तुल्यता संबंध है, यह आपको प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, तो आपको सबसे पहले क्या है, स्वतुल्य संबंध प्रूव करना है। तो स्वतुल्य संबंध प्रूव करने के लिए आप क्या करेंगे, आर में आपका क्या क्या होना चाहिए, जो एलिमेंट्स यहाँ पर ये इतने 36 आउटकम्स लिखे हैं, तो आर में क्या क्या होना चाहिए, क्योंकि आपका जो पासा है, पासा को अगर आप समुच्चय बनाना चाहें तो कुल आपके क्या हो सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, कुल उसमें इतने सदस्य हैं। इन्हीं से ही आपको दूसरा सदस्य क्या था, ए था, तो उसमें भी क्या थे, क्योंकि दूसरा भी पासा क्या है, सेम ही पासा है, तो 1, 3, 4, 5, 6, ऐसे ही इसमें भी 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसी तरीके से उसमें भी होंगे। तो स्वतुल्य संबंध होने के लिए प्रत्येक सदस्य अपने आप में संबंध रखना चाहिए। मतलब कि उसमें अगर 6 ये सदस्य हैं तो 1, 1 भी होना चाहिए, उसमें 2, 2 होना चाहिए, 3, 3 होना चाहिए, 4, 4 होना चाहिए, 5, 5 होना चाहिए, 6, 6 होना चाहिए। तो वो आपको यहाँ पर छयो है, कहां पर है, देखो आप यहाँ पर 1, 1 है, 2, 2 है, 3, 3 है, 4, 4 है, 5, 5 है और 6, 6 भी है। मतलब कि यहाँ तक आपका जो संबंध आ रहा है वो एक स्वतुल्य संबंध प्रूफ हो चुका है। ओके, क्योंकि आप देखो यहाँ पर ये सारे के सारे सदस्य अपने आप में संबंध रख रहे हैं। अब दूसरा क्या है, सममित संबंध। ओके, तो सममित संबंध प्रूफ करने के लिए मैंने यहाँ पर क्या बोला था कि अगर आपका a, b लिखा है तो उसमें b, a होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि अगर आपने पासा उछाला है, अगर आपका पासा में पहले में 1 आ गया, दूसरे में 2 आ गया, तो वहां पर 2, 1 भी होना चाहिए, मतलब उसका उल्टा भी होना चाहिए। देखो वो यहाँ पर है, कहां पर है, देखो 1, 2 है, तो यहाँ पर आप देखो 2, 1 भी है। ऐसे ही आपने अगर उल्टा लो ना, 3, 1, 3 लो, तो देखो यहाँ पर 3, 1 भी है। मतलब आप देखोगे तो हर एक उल्टा वाला पद जरूर होगा। जैसे आपने 1, 5 लिया है तो देखो 5, 1 होना चाहिए, क्योंकि सममित संबंध के लिए 5, 1 भी होना चाहिए, तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 5, 1 भी है। ऐसे ही आप यहाँ पर कोई सा भी सदस्य ले तो उसका उल्टा वाला यहाँ पर सदस्य होगा। जैसे 2, 6 ले लो तो आप यहाँ पर देखोगे कि 6, 2 भी होगा। देखो
वो यहाँ पर है 6,2। मतलब कि वहां पर उल्टा पद होना चाहिए, तो उल्टा पद सभी का यहाँ पर है, तो ये क्या है, सम्मित संबंध है। जो भाषा मैं आपको यहाँ पर बोल रहा हूँ वो भाषा आपको खुद लिखनी है, ओके, तब आपको और अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। तो यहाँ तक आप देखो सम्मित संबंध भी प्रूव कर चुके हैं। तो बचा कौन सा आखिरी, संक्रामक संबंध। तो संक्रामक संबंध क्या कहता है कि अगर आपने A, B लिखा हुआ है, दूसरा अगर आपने B, C लिखा हुआ है, क्योंकि आप B अगर आपने यहाँ पर स्टार्ट किया, अगर दूसरा वाला आप सेम से स्टार्ट कर रहे हैं, फिर आप कोई दूसरा सदस्य लिख रहे हैं, तो इन दोनों से क्या आना चाहिए, A, C होना चाहिए। मतलब यहाँ का आप पहला लेंगे और इसका दूसरा लेंगे, तो वहां पर A, C भी एक सदस्य होना चाहिए संबंध में, ओके। तो अब आप यहाँ पर कोई दो ऐसे सदस्य लो, ओके। मैं यहाँ पर क्या लेता हूँ, 1, 2 मैंने लिया माना, फिर मैं क्या करूंगा, 2 से अगला वाला सदस्य स्टार्ट करूंगा। मैं यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ 2 से मैंने स्टार्ट कर दिया, फिर 2, 2 मैंने लिखा हुआ है, तो मतलब कि मैंने पहला ये ले लिया सदस्य, दूसरा ले लिया 2, 2 वाला सदस्य। तो आपका यह संबंध संक्रामक के लिए क्या होना चाहिए, यहाँ का पहला एलिमेंट और यहाँ का दूसरा, क्या मिला आपको, यहाँ पर 1, 2 मिला हुआ है, तो 1, 2 आपका सदस्य होना चाहिए। देखो वो खुद ही यहीं पर पड़ा हुआ है 1, 2, तो आप ये क्या है, एक संक्रामक संबंध यहाँ पे प्रूफ हो गया है। लेकिन आप और भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। अब चलो रैंडम लेता हूं कि अब मैंने यहाँ पर 5,3 ले लिया, तो मैं यहाँ पर दूसरा सदस्य क्या लूंगा, 3, समथिंग लूंगा। तो मैं दूसरा संबंध देखूंगा कि 3 से कोई स्टार्ट हुआ हो, तो 3 से स्टार्ट कहाँ पे हुआ है, यहाँ पर हुआ है, तो मैं लेता हूँ ये वाला ले लेता हूँ 3, 4। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, आपको यहाँ पर अच्छे से लिख के दिखा दूँ। मैंने क्या लिया था, 5,3 ले लिया था, और मैंने क्या लिया 3, 4 लिया था। यह संबंध अगर संक्रामक होगा तो वहां पर एक सदस्य होना चाहिए, क्या, 5, 4 उसमें होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर खोजता हूँ कि 5, 4 है, तो हमारा संबंध क्या है, संक्रामक संबंध है। वो देखो आप यहाँ पर 5, 4 पड़ा हुआ है, तो आप यहाँ पर संबंध के कोई से भी दो सदस्य लेके देख लो, फिर आप यहाँ पर जैसा मैं बता रहा हूँ कि ये इस तरीके से होना चाहिए, वो आपको यहाँ पर जरूर मिलेगा। तो इसीलिए आप करके देख लेना। मैंने यहाँ पर 2 आपको करके बता भी दिए हैं, तो मेरे हिसाब से ये संबंध क्या है, संक्रामक संबंध भी है। तो यहाँ तक आप क्या क्या प्रूव कर चुके हैं, ये संबंध स्वतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है। तो हमारा फाइनली संबंध क्या बन गया है, यह एक तुल्यता संबंध बन चुका है। मतलब कि यहाँ पर हम सिद्ध कर चुके हैं, जो भाषा मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ वो भाषा आपको यहाँ पर लिखनी है, ओके। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आपका यहाँ पर दूसरा उदाहरण क्या है, सिद्ध कीजिए कि पूर्णांकों के समुच्चय जेड में, जो जेड आपका है ये क्या है, पूर्णांकों का एक समुच्चय है, जिसमें मतलब कि बहुत सारे पूर्णांक होंगे। तो पूर्णांक कहाँ से स्टार्ट होते हैं बताओ, -∞ से लेकर, माना कि कहीं ना कहीं कितना आएगा, -100 आएगा, -98 आएगा, और डॉट 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 कितना आएगा, -3 आएगा, -1 आएगा, 0 आएगा, ठीक है। फिर क्या आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, डॉट 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 कहाँ तक, +∞ तक। ये क्या है, एक समुच्चय है जिसमें आपके सदस्य कितने हैं, कुल इनफाइनाइट सदस्य है, ओके। आर आपका संबंध कुछ इस तरीके से परिभाषित किया गया है कि आपने A, B कोई दो सदस्य लिए हैं, किसमें, जेड में। तो संख्या 2 A-B को विभाजित करती है, तो यह एक तुल्यता संबंध है, यह आपको प्रूव करना है। तो तुल्यता संबंध प्रूव करने के लिए सबसे पहले आप क्या प्रूव करते थे कि यह एक संबंध स्वतुल्य संबंध है, ठीक है। अगर प्रूव करते तो मैं सबसे पहले आप क्या करेंगे, स्वतुल्य संबंध प्रूव करने की कोशिश करेंगे। अगर आपका स्वतुल्य संबंधी अगर नहीं आ रहा है, तो आप जो बचे हुए दो आपको संबंध प्रूव करने होते हैं, कौन सा, सम्मित और संक्रामक, तो आप वो नहीं करेंगे, आप सीधा फिर बोल देंगे कि यह एक संबंध तुल्यता संबंध नहीं है। आपको जो बचे हुए दो वो कोई करने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम हमेशा कहां से स्टार्ट करते हैं, स्वतुल्य संबंध से स्टार्ट करते हैं। स्वतुल्य संबंध में सदस्य आप किस तरीके से लिखते हैं कि आप जो ब्रैकेट में लिखते हैं वो वहां पर आप सेम एलिमेंट लिखते हैं, मतलब कि A, और B, आप इस तरीके से कुछ लिखते हैं, ठीक है। जो भी आप R के सदस्य लिखेंगे वो क्या होंगे, इन्फिनिट होंगे। वो आपको यहाँ पर लॉजिक से प्रूव करना है। कैसे कि माना कि मैंने अगर A, लिखा है, तो अगर यह संबंध एक स्वतुल्य है, तो यहाँ पर संबंध किस तरीके से बोला गया है कि A-B को विभाजित करती है संख्या 2। जो भी आप यहाँ पर सदस्य लिखेंगे उन दोनों का घटाव 2 से विभाजित होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा, A, लिखा है, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, चेक करने के लिए मैं A- डिवाइड बाई 2 करूंगा, क्योंकि जो यहाँ पर बोला गया है। तो A- कितना आता है, 0 डिवाइड बाई 2, ओके। 0 2 से विभाजित है, मतलब कि यहाँ पर ये क्या है, सही है। ऐसे ही B, आपने लिया है, B लिखेंगे, डिवाइड बाई 2 करेंगे, तो B कितना होता है, 0/2, मतलब 0 2 से तो विभाजित है ही 0, ओके। तो मतलब कि यह संबंध आप कोई से भी दो सदस्य लेंगे, अगर आप उनका घटाएंगे सेम सदस्य होगा, क्योंकि स्वतुल्य संबंध लिया है तो दोनों में सेम एलिमेंट लिखा होगा उस सदस्य में पर्टिकुलर में। तो जब दोनों को घटाएंगे तो हमेशा 0 आएगा, तो 0 हमेशा 2 से विभाजित होता है, तो इसका मतलब क्या है, वह एक स्वतुल्य संबंध तो है। ऐसे ही आपको संबंध क्या प्रूव करना है कि सममित संबंध प्रूव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आर आपको A, B आपने कुछ इस तरीके से लिया है कि पहले से ही A - B 2 से विभाजित है,
क्योंकि यह क्या है, एक कंडीशन है किसकी, सममित संबंध की। a कोमा b अगर आपने यहाँ पर लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि a माइनस बी बाई 2 ये विभाजित है 2 से। तो यह संबंध सममित होने के लिए वहां पर b कोमा ए भी होना चाहिए कि नहीं, होना चाहिए, क्योंकि सममित में ये बोला जाता है कि आपको उल्टा भी वहां पर लिखा होना चाहिए। a माइनस बी बाई 2 अगर 2 से विभाजित है तो b माइनस ए भी 2 से विभाजित होगा, क्योंकि यह तो कंडीशन पहले से ही है जब आपने a कोमा b लिखा हुआ है। फिर मैंने क्या किया, b कोमा a लिख दिया, क्योंकि सममित संबंध बनाने के लिए। तो b माइनस ए भी 2 से विभाजित होगा, लेकिन यहाँ पर जो आपका भागफल आएगा वो क्या आएगा, माना कि पॉजिटिव में आएगा, तो यहाँ पर किस में आएगा, वो नेगेटिव में आएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर नेगेटिव में आता है तो इधर पॉजिटिव में आएगा, लेकिन विभाजित अगर ये है a माइनस बी तो b माइनस ए भी विभाजित होगा। देखो आप एग्जाम्पल से ले लो कि अगर आपने यहाँ पर सदस्य 3,1 लिया था तो 3 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 मतलब 2/2, मतलब ये तो विभाजित है, कितना आ गया आपका भागफल 1 आ गया। ऐसे ही अगर 3,1 वहां पर लिखा हुआ है तो मैं यहाँ पर सममित संबंध बनाने के लिए मैं वहां पर क्या लिखूंगा, 1,3 भी लिखूंगा। जब मैंने वहां पर 1,3 लिख दिया है तो इसका मतलब है कि 1 माइनस 3 डिवाइड बाई 2 भी 2 से विभाजित होना चाहिए। तो कितना आएगा, -2/2 मतलब कि -1। मैंने बोला था कि अगर पॉजिटिव में आएगा भागफल तो दूसरे में क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा, लेकिन विभाजित होगा। ऐसा नहीं बोला गया कि वहां पर धनात्मक और ऋणात्मक आना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं बोला गया, कि सीधा वहां पर विभाजित होना चाहिए, चाहे आपका भागफल पॉजिटिव में आए या फिर नेगेटिव में आए। ओके, जो मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ a कोमा b b कोमा a लिख कर बता रहा हूँ, वैसे ही आपको वहां पर जब आप एग्जाम में करेंगे तब भी आपको सेम उसी तरीके से करना है। यहाँ तक आप सममित संबंध भी प्रूव कर चुके हैं। अब आपका यहाँ पर आखिरी संबंध बचा हुआ है, कौन सा, संक्रामक संबंध को प्रूव करना। तो संक्रामक संबंध कहता है कि पहले आप क्या करेंगे, a कोमा b लिखेंगे और b कोमा c लिखेंगे। आपने इस तरीके से 2 सदस्य लिख दिए हैं। ओके, ये पहले से ही अगर आपने ये लिखे हैं तो इसका मतलब है कि a माइनस बी डिवाइड बाई 2 है, यहाँ पर ये पूरा पूरा भाग जा रहा होगा, और b माइनस सी पहले से ही पूरा पूरा भाग जा रहा होगा। ये कंडीशन पहले से ही दी गई है, इतना तो दिया गया होगा। फिर यह संबंध संक्रामक के लिए क्या होना चाहिए, क्योंकि ये परिभाषा बोलती है कि a कोमा b है और b कोमा c है, तो तीसरा सदस्य वहां पर होना चाहिए क्या, a कोमा c। अब आपको यहाँ पर सिर्फ ये प्रूव करना है, क्योंकि ये तो 2 पहले से ही कंडीशन में दी गई है, क्योंकि ये परिभाषा में है कि a माइनस बी बाई 2 विभाजित होना चाहिए, b माइनस सी बाई विभाजित होना चाहिए। अगर आपने ये 2 सदस्य संबंध R में लिखे हैं तो आपको सिर्फ यहाँ पर प्रूव करना है कि a माइनस सी भी 2 से पूरा पूरा विभाजित है। ओके, यह प्रूव करने के लिए क्या करते हैं, लिख लेते हैं। क्या लिखते हैं हम कि a माइनस बी डिवाइड बाई 2 पहले से ही विभाजित है, और आपका क्या है, b माइनस सी पहले से ही विभाजित है 2 से। ओके, अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इन दोनों को जोड़ देता हूँ, तब भी ये क्या होगा, पूरे पूरे विभाजित होंगे। तो मैं क्या करता हूँ, दोनों का आपका यहाँ पर लासा कितना आया, 2 आया। ऊपर मैंने क्या लिखा, a माइनस बी प्लस b माइनस सी। ओके, तो प्लस b और माइनस b आपस में कट गया, तो आपका यहाँ पर कितना आ गया, a माइनस सी डिवाइड बाई 2। आप देखो यहाँ पर अगर ये पूरा पूरा विभाजित था इतना इतना, फिर मैंने दोनों को जोड़ दिया तब भी पूरा पूरा विभाजित होगा। फिर मैंने इसको फ्रैक्शन को सॉल्व किया, भिन्न को, तब भी पूरा पूरा विभाजित होगा। फिर मैंने जब इसको सॉल्व करके हमारा कितना मिला, a माइनस सी डिवाइड बाई 2, तब भी ये क्या होगा, पूरा पूरा विभाजित होगा। ठीक है, यहाँ तक क्या था कि ये मैंने ABC में आपको करके दिखाया था, लेकिन मैं क्या करता हूँ, आपको एक बिल्कुल क्लीन पेज पे करके दिखा देता हूँ न्यूमेरिकल वैल्यू लेके। ओके, जैसे कि माना कि अगर आपने 1,3 उसमें लिखा हुआ है, ओके, 3,8 लिखा हुआ है, मान लो जो आप सदस्य यहाँ पर लिख रहे हैं ना वो भी 2 से विभाजित होना चाहिए, मतलब 1 माइनस 3 डिवाइड बाई 2 कितना आ रहा है यहाँ पर, -2 मतलब -1 आ रहा है। ओके, ठीक है, जो आपने यहाँ पर ये सदस्य लिखा है ये 2 से विभाजित है, लेकिन 3,8 लिखा है ये 2 से विभाजित नहीं है, तो मुझे यहाँ पर कितना लिखना पड़ेगा, कोई मैं ऐसा सदस्य लिखता हूँ जो 2 से विभाजित हो, मतलब 9 लिखता हूँ, 3,9। ओके, तो 3,9 का सब्ट्रैक्ट भी 2 से विभाजित होना चाहिए, तो 3 माइनस 9 मतलब कि कितना आ गया, -6/2 मतलब कितना आ गया, -3 आ गया। ओके, तो अब तो आपका यह संबंध संक्रामक के लिए क्या होना चाहिए, 1,9 भी वहां पर होना चाहिए। तो अब आप यहाँ पर देखो 1,9 लिखा है, वो 2 से विभाजित है कि नहीं, मतलब कि 1 माइनस 9 डिवाइड बाई 2। देखो यहाँ पर -8/2 कितना आ गया, -4। देखो यहाँ पर आप पूरा पूरा विभाजित है 2 से। आपको मैंने न्यूमेरिकल वैल्यू लेके भी यहाँ पर समझा दिया है। मैं आपको यहाँ पर तीसरा एग्जाम्पल एक और करा रहा हूँ तुल्यता संबंध पर। सिद्ध कीजिए कि समुच्चय A बराबर 4, 5, 6, 7 पर संबंध R बराबर जो आपका लिखा गया है वो एक तुल्यता संबंध है। यह आपको सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए सबसे आप क्या करेंगे, यहाँ पर स्वतुल्य संबंध प्रूव करेंगे। A पर संबंध आपका क्या है, परिभाषित है, तो यहाँ पर प्रत्येक सदस्य अपने आप में संबंध इसमें रखना चाहिए, मतलब कि 4,4 इसमें होना चाहिए, ऐसे ही 5,5 होना चाहिए, 6,6 होना चाहिए, 7,7 होना चाहिए। यहाँ पर A का प्रत्येक सदस्य अपने आप में संबंध रख रहा है। इसका मतलब है कि यह संबंध एक स्वतुल्य संबंध तो है, क्योंकि प्रत्येक सदस्य अपने आप में संबंध रख रहा है। ओके, जिस समुच्चय पर आपका संबंध परिभाषित है उसका प्रत्येक सदस्य अपने आप में संबंध
रखना चाहिए वो यहाँ पर रख रहा है। ओके, तो यहाँ पर आप स्वतुल्य संबंध प्रूफ कर चुके हैं। जो मैंने बोला है ना वो आपको यहाँ पर लिखना है। ओके, और बचा आपका कौन सा सममित। सममित संबंध क्या कहता है कि अगर आपने a, b लिखा हुआ है तो वहां पर b, a भी होना चाहिए। तो हम देख लेते हैं कि 6,6 लिखा हुआ है तो वहां पर 6,6 का उल्टा लिखेंगे तो वो ही आएगा। तो इनको तो चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। जिनके एलिमेंट अलग अलग हो उनको आप चेक करने की जरूरत है। जैसे आपने 4,5 लिखा हुआ है तो आपका यहाँ पर यह संबंध सममित के लिए क्या होना चाहिए, 5,4 भी होना चाहिए। वो यहाँ पर देखो आप 5,4 लिखा हुआ है। ऐसे ही जब आपने 5,6 चेक किया है तो वहां पर 6,5 भी होना चाहिए। कहीं भी संबंध R में सदस्य एक 6,5 होना चाहिए, वो यहाँ पर सदस्य क्या है, नहीं है। तो यहाँ पर आपने प्रूव किया कि यह संबंध सममित तो नहीं है। अब आपको आगे यहाँ पर संक्रामक संबंध करने की कोई भी जरूरत नहीं है चेक करने की, ठीक है, कि ये संक्रामक है या नहीं, आपको उससे कोई भी मतलब नहीं है। तो आप यहाँ पर फाइनली बोल पाएंगे कि दिया हुआ संबंध तुल्यता संबंध नहीं है। ओके, तो कुछ इंपोर्टेंट बिंदु हैं वो मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि ये इंपॉर्टेंट नोट है। वैसे तो आप ये क्लास 11 में पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं आपको यहाँ पर ये बता देता हूँ आपके रिवीजन के लिए। ओके, कि किसी समुच्चय A से समुच्चय B में संबंधों की कुल संख्या आपको अगर पूछे कोई तो वह संख्या किसके बराबर होती है, A क्रॉस B के संभव उप समुच्चयों की संख्या के बराबर होती है। ओके, मतलब कि आप A क्रॉस B के उप समुच्चयों की संख्या निकाल ले तब आप बोल पाएंगे कि यही संबंधों की कुल संख्या होती है। आपका जो समुच्चय A है अगर उसमें कुल सदस्यों की संख्या P है, ओके, और जो आपका समुच्चय B है उसमें जो n ऑफ V लिखा है मतलब कि B में कुल सदस्यों की संख्या, ऐसे ही n ऑफ A लिखा है समुच्चय A में कुल सदस्यों की संख्या P है, ऐसे ही B में कितनी है, Q है। तो n ऑफ A क्रॉस B जो आपका कार्तीय गुणन होगा A क्रॉस B उसमें कुल सदस्यों की संख्या कितनी होगी, P इंटू Q। ओके, मतलब ये क्या है, कुल सदस्यों की संख्या किसमें, A क्रॉस B में। तो A क्रॉस B के कुल उप समुच्चयों की संख्या कितनी होगी, बताओ कितनी होगी, 2 की पावर P इंटू Q। P इंटू Q क्या है, A क्रॉस B में कुल सदस्यों की संख्या। ओके, ये क्या है, A क्रॉस B के कुल उप समुच्चयों की संख्या कितनी है, 2 की पावर P इंटू Q। यही संख्या किसके बराबर है, संबंधों की कुल संख्या। देखो परिभाषा में यही तो लिखा है। ओके, मैं आपको यहाँ पर ना बहुत जल्दी एक उदाहरण सा लेके एकदम समझा देता हूँ। जैसे कि माना कि A बराबर 1, ऐसे जो समुच्चय B है उसमें 3 एलिमेंट है A B C। तो आपके n ऑफ A क्रॉस B का मतलब क्या है कि आपका जो कार्तीय गुणन है उसमें कुल सदस्य कितने होंगे, P इंटू Q। मतलब इसमें कितने हैं, 2 है, इसमें कितने हैं, 3 है, तो 2 इंटू 3 कितना आ जाएगा, 6। ओके, तो आपके संबंधों की कुल संख्या कितनी होगी, मतलब वो कितनी होगी, 2 की पावर P इंटू Q कितना आया, 6 आया, तो 2 की पावर 6 64। ओके, मुझे उम्मीद है कि आपको यह समझ में आ गया होगा। और जितना मैंने आपको यहाँ पर पूरा पढ़ाया है, संबंधों के प्रकार, संबंध की परिभाषा और ढेर सारे मैंने आपको यहाँ पर उदाहरण भी कराए हैं, वो आपको पूरा समझ में आ गया है। अगर आपको समझ में आ गया है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। ओके, अगर आपको कोई भी चैप्टर आगे पढ़ना है या फिर कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो वो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, तो हम उस पर वीडियो बना देंगे और आपको वीडियो के माध्यम से मैं आपको वहां पर बता भी दूंगा, पूरा एकदम अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। और अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव ए नाइस डे। Ice in my veins, I've been driving this train, years in this lane, there's no stopping this flame, cause I came to the game and I